देखिए आपका एविडेंस ये एफआईआर का एविडेंशियल वैल्यू बताया जा रहा था। इसमें आपका अभियुक्त द्वारा यानी कि अगर एक्यूज्ड द्वारा ही एफआईआर दर्ज कराया गया है तो उसका एविडेंस में कैसे प्रयोग किया जाएगा ये हम बता रहे थे। इसके लिए आपका दो केस याद करना पड़ेगा। पहला केस आपका ये है कि प्रभुत्व बोस वर्सेज असम राज्य। प्रभुत्व बोस वर्सेज असम राज्य का है 1988 यानी कि 1988 का सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरा केस है निसार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। निसार अली वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी आपका एआईआर 1957 सुप्रीम कोर्ट। और भी तमाम केस हैं लेकिन आपका भाई दो ही केस बताए जा रहे हैं। अगर अभियुक्त द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है तो उसका क्या इफेक्ट होगा यानी कि साक्ष्य में क्या महत्व होगा। तो उच्चतम इसके लिए आपका कह सकते हैं कि इसके लिए कम से कम 3 सेक्शन देखना है। एक सेक्शन 8 देखना है, दूसरा 21 देखना है और तीसरा एविडेंस का सेक्शन 25। देखिए क्या करके, यदि एक्यूज्ड या अभियुक्त स्वतः या एफआईआर दर्ज कराता है तो वह एफआईआर उसके सब्सिक्वेंट कंडक्ट यानी कि पश्चातवर्ती आचरण के रूप में सेक्शन एविडेंस के 8 के तहत रेलेवेंट होगा। यानी कि अभियुक्त का घटना के बाद का आचरण बताता है एफआईआर, यदि एफआईआर अभियुक्त ने ही दर्ज कराया है। दूसरा ये पॉइंट देखा जाए, अब अभियुक्त ने जो एफआईआर दर्ज कराया है, क्या अगर उस एफआईआर द्वारा उसने अपनी द्वारा किए गए अपराध को एक्सेप्ट कर लिया यानी कि कन्फेस कर लिया अर्थात संस्वीकृत किया है, तो क्या वह एफआईआर कन्फेशन के रूप में संस्वीकृति के रूप में उसके विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा कि नहीं। अब समस्या यहाँ उत्पन्न होती है। इस समस्या को और अच्छे से आपको डील करना है। देखिए इसको और अच्छे से समझिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 ये बताती हैं कि पुलिस ऑफिसर से की गई कन्फेशन या संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। यानी कि अभियुक्त के विरुद्ध आपका पुलिस ऑफिसर द्वारा किए गए कन्फेशन को प्रूफ नहीं किया जाएगा। तो एफआईआर पर अब आ जाइए कि यदि एफआईआर अभियुक्त ने दर्ज कराई है और वह एफआईआर कन्फेशन का नेचर का है अर्थात उस एफआईआर द्वारा अभियुक्त ने अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार किया है, तो उस एफआईआर में कही गई बातें अभियुक्त के विरुद्ध एविडेंस में संस्वीकृति के रूप में प्रयोग नहीं की जाएगी।
क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 इसको बाढ़ करती है, इसको रोकती है। अतः ये संस्वीकृति का नेचर का है, तो अभियुक्त के विरुद्ध इसका प्रयोग साक्ष्य में नहीं किया जाएगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एक और बात इन दोनों केसों में बताई, और वह बात ये बताई कि यदि एफआईआर एडमिशन के नेचर का है, स्वीकृति का नेचर का है, यानी कि तब ऐसी दशा में वह स्वीकृति सेक्शन 21 के तहत अगर अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत होगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफआईआर में कही गई बातें स्वीकृति की प्रकृति की हैं, तो वह बातें अभियुक्त के विरुद्ध सेक्शन 21 के तहत सुसंगत होगी, यानी कि साक्ष्य में प्रयोग की जा सकेगी। अगला केस देखा जाए, नारायण महतो वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। नारायण महतो वर्सेज स्टेट नारायण महतो वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। आइए देखा जाए इस केस में क्या हुआ। तो नारायण महतो वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है, ये AIR 1995 का है, यानी कि 1995 का है, और उच्चतम न्यायालय का है। इस केस में स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि एफआईआर सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं होता, यानी कि एफआईआर सारवान साक्ष्य नहीं होता, यह एक संपोषक साक्ष्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह अन्य साक्ष्यों को केवल बल प्रदान करता है। केवल एफआईआर के आधार पर किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, यानी कि केवल एफआईआर में कही गई बातों के आधार पर किसी एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। ये बातें नारायण महतो वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के वाद में 1995 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बताई थी। अब आइए, जो एफआईआर का एविडेंशियल वैल्यू तो ये बताया गया। एक सेक्शन आप और कवर कर सकते हैं अगर पढ़ना हो ज़्यादा, तो वह सेक्शन भी मैं बता दे रहा हूँ, और वह आपका सेक्शन है सेक्शन 9। एविडेंस का सेक्शन 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफआईआर में टाइम रहता है, यानी कि समय दिया रहता है। तो किस समय एफआईआर दर्ज की गई, जो एफआईआर में टाइम दिया गया है, तो समय बताने के कारण एफआईआर सेक्शन 9 के तहत रेलेवेंट होगा। सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट। आइए, अगला मॉडल, लास्ट मॉडल आपका एफआईआर पर चल रहा है। देखिए क्वेश्चन का मॉडल कब बनता है। सामान्यतः एफआईआर संपोषक साक्ष्य होता है, लेकिन कब यह सारवान साक्ष्य हो जाएगा, सब्सटेंसिव एविडेंस हो जाएगा, बताइए। तो जैसे ही सारवान साक्ष्य पूछे कब हो जाएगा, तो आपका दो कंडीशन बताना पड़ेगा। ध्यान से अब इसको समझिए, ये भी आपका अलग से मॉडल बनता है।
मॉडल ये बनता है कि कब केवल एफआईआर के आधार पर किसी अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है, या मॉडल ये बनता है कि कब एफआईआर सब्स्टेंसिव एविडेंस हो जाता है, अर्थात सारवान साक्ष्य हो जाता है। तो आपका कैसे लिखना है, इस अगर ये टिप्पणी में मॉडल आए तो ध्यान से देखिए। सामान्यतः प्रथम सूचना प्रतिवेदन संपोषक साक्ष्य होता है, सारवान साक्ष्य नहीं होता। अतः यह अन्य साक्ष्यों को बल प्रदान करता है। नारायण महतो के वाद में उच्चतम न्यायालय ने 1995 में यह स्पष्ट किया कि एफआईआर सारवान साक्ष्य नहीं होता, यह संपोषक साक्ष्य होता है। केवल एफआईआर में कही गई बातों के आधार पर किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। दो ऐसी परिस्थितियां हैं जहां की एफआईआर आपका सब्स्टेंसिव एविडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं दो कंडीशन आपको अच्छे से प्री और मेंस के लिए तैयार करना है, इंटरव्यू के लिए भी तैयार करना है। फिर एक बार इसको देखिए। सामान्यतः एफआईआर संपोषक साक्ष्य होता है, सारवान साक्ष्य नहीं होता। ये उच्चतम न्यायालय ने भी बताया, नारायण महतो वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के वाद में। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, यानी कि लॉ का एब्सोल्यूट रूल ये नहीं है। दो ऐसी परिस्थितियां हैं जहां की एफआईआर सारवान साक्ष्य माना जाता है। अब कौन सी दो कंडीशन है जहां की एफआईआर आपका सब्स्टेंसिव एविडेंस होगा? यही दो कंडीशन अच्छे से याद करना है, तैयार भी करना है। देखिए पहली कंडीशन, पहला कंडीशन है एविडेंस की धारा 32(1), यानी कि यदि जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज कराने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस एफआईआर में उस व्यक्ति ने अपने मृत्यु के कारणों को बताया हो या उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में बताया हो जिसमें उसकी डेथ हुई है, तो यह एफआईआर एविडेंस की धारा 32(1) के तहत मृत्युकालिक कथन माना जाएगा, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा मृत्युकालिक कथन में। और चूंकि मृत्युकालिक कथन सारवान साक्ष्य होता है, अतः केवल एफआईआर में अब कही गई बातों के आधार पर अभियुक्त को कन्विक्ट किया जा सकता है, दोष सिद्धि की जा सकती है। ये पहला पॉइंट आप बताएंगे। दूसरा देखिए, यदि एफआईआर में कही गई बातों को न्यायालय में प्रूफ कर दिया जाए, साबित कर दिया जाए, तो वह एफआईआर सारवान साक्ष्य में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि जो बातें एफआईआर में कही गई हैं वे बातें कोर्ट में प्रूफ कर दिया जाए, सिद्ध कर दिया जाए, साबित कर दिया जाए, तो वह जो एफआईआर हैं वह कन्वर्ट हो जाएगी सब्स्टेंशियल एविडेंस में। इस प्रकार एफआईआर पर जितने क्वेश्चन 6-7 बन सकते थे
काफ़ी लंबा चैप्टर रहा, पढ़ाया भी गया। अब आइए आपका फिर एक बार कंसेप्ट बनाया जाए और तब एनसीआर दर्ज कराया जाए। अभी क्वेश्चन आपका लगातार बनते हैं। अगला मॉडल हम बना रहे हैं मेंस का कि असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी में जो क्वेश्चन बना है वह ये क्वेश्चन बना है कि एफआईआर और एनसीआर में अंतर क्या है, या ये क्वेश्चन बना है कि संज्ञेय अपराध के इन्वेस्टिगेशन और असंज्ञेय अपराध के इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस बताइए। तो आपका जब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करा दी जाएगी, उसके बाद आपका संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में या संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस बताया जाएगा। लेकिन पहले एनसीआर या नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया देखिए। इसके लिए कौन कौन सा सेक्शन आपको पढ़ना है एनसीआर के लिए। असंज्ञेय मामलों में प्रतिवेदन यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, इसके लिए आपका जो सीआरपीसी का सेक्शन पढ़ना है वह 2L पढ़ना है, सेक्शन 41 का क्लाज 2 पढ़ना है और सेक्शन आपका 42 पढ़ना है। इसके बाद जो आपका सेक्शन पढ़ना है मुख्य रूप से 155 पढ़ना है, जहाँ की नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। लेकिन आइए शुरुआत किया जाए फिर एक बार भूमिका से। और भूमिका ऐसे आपको देखनी है कि जब कभी कोई ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस के बारे में, उस अपराध के बारे में दो प्रकार से दंड विधि को गतिशील किया जा सकता है। पहला प्रकार ये रहा कि अध्याय 12 के तहत आप माने पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस अपराध की सूचना दे सकते हैं। तो ऐसी दशा में सीआरपीसी का अध्याय 12 अप्लाई होगा सेक्शन 154 से लेकर 176 तक। दूसरा तरीका ये है कि उस अपराध के बारे में आप कंप्लेंट कर सकते हैं, परिवाद कर सकते हैं, और जब परिवाद करेंगे तो मजिस्ट्रेट अगर परिवाद करते हैं तो परिवाद करते हैं मजिस्ट्रेट के समझ। ऐसी दशा में आपका अध्याय 15 अप्लाई होगा और सेक्शन 200 से 203 तक। अब जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को आपने सूचना दिया तो अपराधों को गंभीरता के आधार पर दो क्लाज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लाज है कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध, और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि असंज्ञेय अपराध।
संज्ञेय अपराध में जब सूचना दी जाती है तो सेक्शन 154 के तहत दी जाती है, जिसमें एफआईआर दर्ज होता है और आपका एफआईआर के बारे में जितनी बातें थी सब पिछले लेक्चरों में बता दी गई। अगर असंज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है तो उसमें एनसीआर दर्ज होता है। एनसीआर का मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और यह जो आपका सूचना दी जाती है वह सीआरपीसी की धारा 155 के तहत दी जाती है, और एनसीआर दर्ज करने की प्रक्रिया भी सेक्शन 155 के तहत दी गई है। तो आइए सबसे पहले असंज्ञेय अपराध की हमें परिभाषा देखना है, और वह डिफिनीशन दी गई है सीआरपीसी की धारा 2L में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 2L में। तो सबसे पहले परिभाषा से उठाकर आपको पढ़ना है 2L की परिभाषा। देखिए क्या कहा गया है। असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है या असंज्ञेय मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। अर्थात नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी को ये शक्ति प्राप्त नहीं है कि वह किसी अभियुक्त को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार करे। ये बात घोषित की गई है फिर आपका सेक्शन 41 के क्लाज 2 में भी, और शुद्ध रूप से यानी कि ये बात घोषित भी की गई है, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। सेक्शन 42 में इसका एक्सेप्शन दिया गया है, यानी कि सीआरपीसी की धारा 42 में 2L का अपवाद दिया गया है, जहां की कुछ परिस्थितियों में कोई पुलिस अधिकारी किसी असंज्ञेय अपराध में भी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। वे परिस्थितियां देख लीजिए आपका सेक्शन 42 में। यदि कोई अपराध किया जाता है असंज्ञेय और पुलिस की उपस्थिति में किया जाता है, या पुलिस की उपस्थिति में तो अपराध नहीं किया गया है, लेकिन किसी व्यक्ति पर ये अभियोग लगाया जा रहा है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है, तो ऐसी दशा में पुलिस ऐसे व्यक्ति का सही नाम तथा निवास ज्ञात करने के लिए उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो प्री में भी क्वेश्चन बना है और मेंस में भी बना है। उद्देश्य पूछा गया है कि किस उद्देश्य के लिए, तो ऐसे व्यक्ति का सही नाम तथा पता ज्ञात करने के लिए पुलिस ऐसे व्यक्ति को वारंट के बिना अरेस्ट कर सकती है। असंज्ञेय मामला साधारण मामला होता है, पूरा समाज प्रभावित इससे नहीं होता। ये जनरल मामला होता है, सीरियस मामला नहीं होता। इसमें सूचना दी जाती है तो वह सूचना कैसे दर्ज की जाएगी, सूचना किसको दी जाएगी, इसका वर्णन डिटेल में सेक्शन 155 में किया गया है। तो सेक्शन 155 आपका कल बताया जाएगा। आज क्लास
यहीं समाप्त हो रहा है कुछ कारणों से। आपका 155 कल बताया जाएगा और एफआईआर और एनसीआर में यानी कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है ये आपका कल बताया जाएगा। तो भाई क्लास आप हो रही है आज कुछ कारणों से। धन्यवाद।